आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार। आरपीएसएफ बैरक में गोली चलने से 4 घायल। WUCRMS में हुई 2 पार्ट विवादित रूप से तथाकथित निष्कासित भटनागर का बड़ा बयान। शर्मा चरित्रहीन, बेईमान और गद्दार। NH-69 पर हुई चाकूबाजी मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार। तीसरे दिन भी जारी रहा प्रतिमा विसर्जन का दौर। छोटा पड़ा कृत्रिम कुंड। जीएम की अगवानी के लिए खड़े रहे अधिकारी, कोच से नहीं उतरे जीएम। और महावैक्सीन अभियान में लगेंगे 3000 डोज। अब खबरें विस्तार से। जीआरपी के पास स्थित पुराने गार्ड रूम में ठहरी आरपीएसएफ की स्पेशल ब्रांच में गोली चलने के कारण 4 जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें नर्मदा अस्पताल रेफर किया गया। इनमें एक जवान के गले में गोली फंसने से उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राइफल की सफाई के दौरान ट्रिगर दबने से 4 राउंड फायर हो गया, जिन्हें रेलवे अस्पताल इटारसी ले जाया गया। आरपीएफ जवान टिंकू पिता धर्मपाल को गर्दन में 2 छर्रे लगे हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर है। वहीं 3 जवान अन्य भी घायल हुए हैं। आरक्षक टिंकू को होशंगाबाद नर्मदा अस्पताल रेफर किया गया है, जहां ऑपरेशन कर तत्काल 1 mm के 2 छर्रे निकाले गए। सूत्र बताते हैं कि 9 mm कार्बाइन में आरक्षक सुमित राणा राउंड भर रहा था। उसी दौरान ट्रिगर दब गया। कुछ सेकंड में 4 राउंड निकले। जमीन से दीवार की ओर टकराकर छर्रे कमरे में मौजूद 4 कर्मियों को लगे। इधर आरक्षकों के बीच विवाद की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल बैरक में गलती से ट्रिगर दबने से गोली चलने की बात सामने आ रही है। गोली चलने के बाद आरपीएसएफ के 4 जवानों सुमित राणा, टिंकू, जगमोहन और राजीव को रेलवे अस्पताल ले जाया गया। टिंकू को गर्दन में छर्रे लगने से नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद लाया गया। डॉक्टर वीरेंद्र राजपूत व ट्रॉमा टीम ने ऑपरेशन थिएटर में गले से छर्रे निकाले। नर्मदा अस्पताल में मनोज सारंग ने बताया कि 1 mm के 2 छर्रे निकाले गए हैं। आरक्षक टिंकू का इलाज जारी है। सूत्र बताते हैं कि आरपीएसएफ के जवान सुमित राणा मंगला एक्सप्रेस से इटारसी से खंडवा ड्यूटी के लिए जाने वाला था। जीआरपी थाने के पास स्थित आरपीएफ की बैरक में सुमित 9 mm की कार्बाइन में राउंड भर रहा था। अचानक ट्रिगर दब गया। जमीन से होते हुए दीवार से टकराई छर्रे 4 जवानों को लग गए। इस संबंध में जब आरपीएफ कमांडेंट बी रामकृष्ण से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह हादसा है। जवान गन को साफ कर रहा था, तभी ट्रिगर दबने से 4 राउंड फायर हो गई। इस हादसे में 4 जवान घायल हुए हैं। मामले की जांच के लिए टीम गठित की जा रही है। रेलवे के बड़े रेल संगठनों में एक WCRMS में अब 2 पार्ट हो गई है। एक और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी भटनागर ने मीटिंग आयोजित कर अशोक शर्मा ने भी प्रेस नोट जारी करते हुए भटनागर और उनके पुत्र को WCRM से निष्कासित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भटनागर ने अशोक शर्मा पर चरित्रहीनता के साथ भ्रष्टाचारी और गद्दार होने का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरे गुट के प्रमुख शर्मा ने भी इटारसी में भटनागर के नियम विरुद्ध कार्यक्रम को लेकर महाप्रबंधक को आवेदन भेजा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन इटारसी के 12 बंगला स्थित इंस्टीट्यूट परिसर में हुआ। इसके पूर्व संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवादित रूप से निष्कासित होने के बाद मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने महामंत्री अशोक शर्मा पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद उनका जो चरित्र सामने आया है, उसे देखते हुए संगठन में ऐसे चरित्रहीन लोगों की आवश्यकता नहीं है। इससे संगठन की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि अशोक शर्मा भ्रष्टाचारी और गद्दार होने के साथ चरित्रहीन भी हैं। यह उजागर होने के बाद संघ कार्यकर्ताओं के साथ ही रेलवे कर्मचारियों को गहरा आघात पहुंचा है। उनके द्वारा WCRMS के फंड को अय्यासी में खर्च करना अनुचित है। WCRMS की CEC मांग करती है कि ऐसे दुराचारी पदाधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो पाए। साथ ही अशोक शर्मा और उनका साथ देने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव रखकर उन्हें निष्कासित करती है। मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए भटनागर ने कहा कि WUCRM के संविधान प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अशोक शर्मा द्वारा असंवैधानिक तरीके से 7 अक्टूबर को जबलपुर के CEC एवं GC सभा बुलाने सभी जैसी संघ विरोधी गतिविधियों के चलते अशोक शर्मा के निलंबन एवं उनका साथ देने वाले पदाधिकारियों के WUCRMS से निष्कासन के निर्णय का यह CEC पूर्णतः पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि शर्मा द्वारा संघ के संविधान में दिए गए मूल नियमों का उल्लंघन करते हुए अपराध किया है। नाजायज मीटिंग
अति गोपनीय तरीके से WCRMS के संविधान की धारा 17E का खुला उल्लंघन करते हुए बुलाई गई, जबकि वर्किंग कमेटी मीटिंग अध्यक्ष के आदेशानुसार स्पष्ट 7 दिनों के नोटिस पर बुलाई जाती है। उन्होंने अध्यक्ष को सूचित कर बैठक की अनिवार्यता भी नहीं बताई। उन्होंने संघ बैंक के अकाउंट से 75 लाख रुपए और डिवीजन के खाते से 11 लाख रुपए निकाला, जिसकी सूचना भी अध्यक्ष को नहीं दी गई। दरअसल WCRMS के 2 फाड़ होने के बाद वंशवाद का आरोप लगने से डॉक्टर भटनागर के पुत्र अमित भटनागर ने संघ के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि रेलवे में पदस्थ नहीं होने के बाद भी वह रेलवे के संघ से कैसे जुड़े हैं। मीडिया द्वारा डॉक्टर RP भटनागर से पूछे गए सवाल के दौरान उनके पुत्र अमित भटनागर भावुक उठे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए महामंत्री अशोक शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों की अनुमति से ही उन्हें संगठन में जगह मिली थी। उन्होंने संगठन के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने अशोक शर्मा के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह चरित्रहीन है। उन्होंने अपने परिवार की महिला सदस्य पर गलत नियत रखी तो दूसरी महिलाओं के साथ क्या करते होंगे। भटनागर ने शर्मा को चरित्रहीन, बेईमान और गद्दार कहने से भी नहीं चुके। अब जब WCRMS के पदाधिकारियों में वर्चस्व को लेकर विवाद होने से संघ 2 गुटों में बंट गया, तो इस विवाद को बढ़ाने के लिए रेलवे के दूसरे संगठन के पदाधिकारी हवा देने में कसर नहीं कर रहे। WCRMS की भटनागर पैनल में कौन आया है और क्या हालात है, इसकी जानकारी अशोक शर्मा पैनल और उनकी गतिविधियों की जानकारी दूसरी पैनल तक पहुंचाकर आग में घी डालने का काम करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, अशोक शर्मा के शुक्र तक मीडिया को भी उनके वर्चस्व की जानकारी देते हुए नजर आए। रेल का नेता कैसा हो, भटनागर अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भटनागर अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेल कामगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भटनागर जिंदाबाद। हमारे कदम तो जो भी होगा वो संवैधानिक तरीके से। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई 7 तारीख, उसमें हमें सस्पेंड किया, तो ना तो इनको अधिकार है वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाने का, और प्रॉपर नोटिस भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं है, और ये प्रेसिडेंट को सस्पेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो आपको कम से कम 15 दिन चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए, और पूरा उसके अंदर चाहिए तो प्रेसिडेंट के जो लेवल नहीं है जो आपने बता देते हैं, तो वो उसको चैलेंज करेंगे। कर दिया ऑलरेडी, उनको प्रशासन को बता दिया है। आज हम जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग होगी, उसके अंदर इन्होंने जो भी गैर कानूनी काम किया है, असंवैधानिक काम किया, उसको भी लेके बताएंगे समूह को, और उनका क्या विचार है, उन विचारों को लेकर सरकार को प्रशासन को अगर ये एक सवाल हो रही है कि इतने सारे आरोप अशोक शर्मा जी पर लग रहा है, तो लंबे समय से शिकायतें आपको मिल रही थी कि वीडियो या फोटो जो भी आप बता रहे हैं, मुझे नहीं मिल रही थी, जिसको भी वायरल हुए थे, ना फोटो मिल रही थी। तो ऐसे व्यक्ति को इतने समय तक क्यों संगठन में रखा गया? पहले भी कार्रवाई की होगी? पहले 17 साल में ड्यूटी लाए थे, पहले उनकी शिकायत आज तक नहीं आई थी इसके लिए। थी शर्मा जी का, अशोक शर्मा जी बाद में आए नहीं, बाद में आके कुछ दिनों तक उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में हमारे न आने का नाजायज फायदा इन्होंने उठाया, क्योंकि हमारी पत्नी की बहुत सब बीमारी की, पैरालिसिस वगैरह हो गया था, और दूसरे पैरालिसिस 2 बार हो गया था, तो उसमें उन्होंने मेमोरी वगैरह दी, तो उसमें हमारा टाइम लगा। उसके बाद में ये कोविड हो गया, कोविड में नहीं निकल पाया, तो उस वक्त के अंदर इन्होंने अपना निभाया। क्या है उन्होंने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा जो सच है, उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है 5 लोग बाहर के आ सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो प्रक्रिया अपनाई वो अपनाई सीईसी में। सीईसी सबसे बड़ी मीटिंग होती है, जो एजीएम होता है, इलेक्शन होते हैं, उसमें जितने रेल कर्मचारी थे सबने हामी भरी कि हाँ, हाथ खड़ा करके स्वीकृति दी कि इनको लिया जाए। तो ये संविधान के तहत हुआ और एजीएम में हुआ, कहीं बाहर से ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब ने आदेश निकाल दिए कि इनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाए और ये वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए। तो ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सारा काम हुआ। फिर अचानक क्या हुआ कि जब
हमारी आदत नहीं है कि हम चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करें। साहब ने हमको आदेश दिए कि आप कोटा जाइए और कोटा का प्रभार संभालिए। कोटा का प्रभार हमने संभाला, वहाँ पे 50% से ऊपर मेंबरशिप करी जो 30% से नीचे थी। उसके अलावा जो जेसी बैंक का इलेक्शन और इंस्टीट्यूट के इलेक्शन इतिहास में आज तक कभी जीते नहीं। इतिहास में जब से WRMS के पास कोटा डिवीज़न था वो इलेक्शंस जीते गए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। तो साहब ने बोला ठीक है, आप थोड़ा सा भोपाल और जबलपुर भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे स्थिति डाउन है मेंबरशिप वगैरह सबको लेकर के। तो हमने वहाँ देखना शुरू किया तो वहाँ बहुत सारी अनियमितताएं दिखाई दी, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो हमारा एक प्रक्रिया है इलेक्शंस की, AGM ब्रांचेस की एक प्रक्रिया है, उसको ज्यूरिडिक्शन वाइज उसको फॉलो ना करते हुए और अपनी मनमानी से इसको घुसाना उसको घुसाना, ये करना वो करना, पूरी तरह से मनमानी। हमने साहब को सब चीज़ें बताई तो इन्हें ये डर लगने लग गया कि ये साहब को सारी चीज़ें बता रहे हैं। तब तक हम पहुँच गए उस चीज़ में कि ये किन किन चीज़ों में लिप्त हैं। हम यहाँ मतलब सार्वजनिक तौर पे नहीं कहना चाहते, फोटोएं सब जगह वायरल भी हो रही हैं उनकी, और सब लोग जान रहे हैं कि उनका चरित्र क्या है। तो जब हमने इन चीज़ों को यहाँ वहीं तथाकथित निलंबित अध्यक्ष RP भटनागर तथा तथाकथित निलंबित कार्यकारी अध्यक्ष अमित भटनागर का संघ के सभी पदों तथा वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की मेंबरशिप से निष्कासन के संबंध में पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के महाप्रबंधक को एक पत्र के माध्यम से WCRMS महासचिव अशोक शर्मा ने बताया कि विगत 7 अक्टूबर को वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की वर्किंग कमेटी द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया था एवं इसकी सूचना प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को भी दी गई थी, जिसके अनुसार 16 अक्टूबर को जबलपुर मंडल के सागर स्टेशन पर संघ के संविधान अनुसार संघ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा RP भटनागर को तथाकथित निलंबित अध्यक्ष वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष पद से प्रस्ताव के अनुसार निष्कासन करके उनकी संघ की मानद सदस्यता से भी RP भटनागर एवं अमित भटनागर को सर्वसम्मति से संघ की CEC द्वारा निष्कासित किया गया है। पत्र में महासचिव श्री शर्मा ने उल्लेख किया कि निष्कासित अध्यक्ष द्वारा एक अवैध एवं असंवैधानिक मीटिंग के नाम पर भोपाल मंडल की इटारसी में आयोजित की गई, जिसमें अन्य रेलवे मध्य रेलवे के CRMS के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को इटारसी में बुलाया जा रहा है और उन्हें एकत्रित करके WCRMS के नाम पर मीटिंग की जा रही है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक है। पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की कि उक्त अवैधानिक मीटिंग जो कि संघ से निष्कासित RP भटनागर द्वारा की जा रही है को संज्ञान में न लें। शुक्रवार को एक युवक पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते विवाद को लेकर हत्या करने का प्रयास किया था। सिटी पुलिस ने मुख्य आरोपी आर्यन पिता अजय मालवीय निवासी शिशु निकेतन स्कूल पुरानी इटारसी, संदेश पिता गया प्रसाद चौरे एवं आकाश उर्फ विकास उर्फ भूरा पिता हरिश्चंद्र जैन, सभी आरोपी पुरानी इटारसी निवासी हैं। पुलिस ने 294, 307, 34 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में भेजा है। आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वारदात प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद की बताई जा रही है। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में उपयोग होने वाला चाकू और बाइक भी जब्त की है। शहर की सबसे बड़ी पॉश न्यास कॉलोनी में लंबे समय के बाद नगर पालिका कार्यालय के द्वारा अनेक विकास कार्यों के लिए कार्य योजना को मूर्त रूप देते हुए करीब 40 लाख की लागत से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सानी न्यास कॉलोनी क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा मुख्य मार्ग के बीच में सौंदर्यीकरण के नजरिए से महावीर स्कूल से लेकर सतरस्ता वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू तक पाथवे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसी के साथ ही ग्रीन सिटी के तहत हरे भरे पौधों को भी जल्दी रोपित किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में हरियाली से उस क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ साफ बनाया जा सके। न्यास कॉलोनी क्षेत्र में 40 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद जल्दी ही उस क्षेत्र की सड़कों को बेहतर ढंग से सुधारा जाएगा, ताकि आवागमन की समस्या से एक बड़े क्षेत्र के लोगों को निजात मिल सके। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने बताया कि शहर के प्रियदर्शनी नगर न्यास कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 40 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके बाद कई सालों पुरानी सड़कों की हालत में भी सुधार कर उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के GM पवन एक्सप्रेस से इटारसी पहुंचे। यहां से उनका कोच काटकर कुशीनगर में जोड़ा गया। वह हबीबगंज में आयोजित होने वाले किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। इटारसी में स्टेशन प्रबंधक सहित स्थानीय अधिकारी उनकी अगवानी के लिए पहले से ही खड़े थे। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन के GM का स्पेशल कोच पवन एक्सप्रेस के पीछे लगा हुआ था। वह जबलपुर से इटारसी तक विंडो निरीक्षण करते हुए आए थे। यहाँ से उन्हें हबीबगंज जाना था, इसलिए कोच को प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी
पवन एक्सप्रेस से कोच को निकालकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई कुशीनगर एक्सप्रेस से उनका कोच जोड़ा गया, जिसके बाद वह हबीबगंज के लिए रवाना हो गए। हालांकि जीएम के आने को लेकर जंक्शन पर विशेष साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया था, ताकि उनके निरीक्षण करने पर कोई खामियां उजागर न हो सकें। उनकी अगवानी के लिए स्टेशन प्रबंधक डीएस चौहान, डीसीआई विकास कुमार एवं अन्य स्थानीय अधिकारी पहले से ही खड़े रहे, लेकिन वह अपने कोच से बाहर ही नहीं निकले, जबकि चाहते तो कुछ समय के लिए स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित दिशा निर्देश दे सकते थे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष आरपी भटनागर के नेतृत्व में जबलपुर जोन की इमरजेंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बारह बंगला रेलवे इंस्टीट्यूट में रविवार को आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं ZRUCC सदस्य राजा तिवारी उपस्थित रहे। इस दौरान जबलपुर जोन के तीनों मंडल के संघ सदस्य, कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्वागत मंडल सचिव RK यादव एवं मंडल कोषाध्यक्ष भूवेश माथुर के नेतृत्व में दूर दराज से आए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। श्रीमती अंशु भटनागर ने संघ विरोधी गतिविधियों वाली सोच विचारधाराओं के प्रति आक्रोशित शब्दों में अपने विचार प्रकट किए। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमित भटनागर के ऊपर लगाए जा रहे झूठे आरोप को गलत ठहराते हुए अमित भटनागर ने अपने सभी संघ पदों को छोड़ डॉक्टर आरपी भटनागर को 3 पन्नों का इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार करने के बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए प्रस्ताव पड़े। मुख्य प्रस्ताव के अनुसार भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार जैसे गंभीर आरोपों के सीएम उपाध्यक्ष, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक शर्मा, पूर्व महामंत्री DP यादव, पूर्व मंडल सचिव जबलपुर SN शुक्ला, मंडल अध्यक्ष जबलपुर राजेश पांडे, मंडल अध्यक्ष भोपाल अब्दुल खालिक, मंडल सचिव कोटा एवं कुछ अन्य पदाधिकारियों को सर्वसम्मति एवं उद्घोष के साथ संघ की जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए निष्कासित किया गया। बैठक में प्रवीण वाजपेयी, सी साहनी, BD मिश्रा, MS पुरी, GP यादव, MK यादव, SK सिन्हा, DP यादव, अशोक शुक्ला, सविता त्रिपाठी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहस करते थे और उन्हीं को सोचते सोचते सर्वनाश उनका हो गया। मेरे साथियों, अधिकार उनके आधार पर चलने के लिए, सिद्धांतों पर चलने के लिए कई लोग आगे बढ़े, लेकिन पीछे हट गए। आखिर में मैं मथुरा में काम करता था, उस वक्त जरूरत है ये जानने की, तो मुझे कहा कि आप आके अध्यक्ष पद संभालिए। मैंने कहा भाई मथुरा से यहाँ आके अध्यक्ष पद करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नहीं माने। मैं उस वक्त झांसी डिवीजन जो कि तुगलकाबाद से इटारसी तक रन करता था, उसका डिविजनल चेयरमैन था। वहां से बुला के मुझे प्रेसिडेंट का पद संभालने का जिम्मेदारी दी गई। बरसात के मौसम के बीत जाने के बाद भी अचानक मौसम में आए परिवर्तन के चलते अभी तक निश्चित अंतराल से बारिश का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में मौसम विभाग ने बदलाव के संकेत दिए थे, जिसके चलते रविवार की दोपहर थोड़ी देर की रिमझिम बारिश हुई, जिसके बाद उमस ने लोगों को हलाकान कर दिया। हाल ही में मौसम विभाग ने बदलाव के संकेत दिए थे, जिसके चलते रविवार की दोपहर थोड़ी देर की रिमझिम बारिश हुई, जिसके बाद उमस ने लोगों को हलाकान कर दिया। रविवार को दोपहर में करीब 1 बजे हुई करीब 15 मिनट की बारिश ने कुछ देर तो ठंडी हवा के झोंकों से राहत पहुंचाई, लेकिन जैसे ही तेज धूप निकली तो उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। हालांकि शाम तक आसमान पर बादल देखे गए, जिसको देखकर लगता है कि आगामी दिनों में भी मौसम बदलाव की वजह से निश्चित अंतराल से बारिश हो सकती है। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी है। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, your WFH companions, mono block chairs, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multi-purpose utility products, roto molded range, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद एक बार फिर जियो हितवी न्यूज में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल का परिचय सम्मेलन और मिलन समारोह का आयोजन रविवार को पथरौटा स्थित राधिका मैरिज गार्डन में किया गया। समारोह में समाज संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। इस दौरान मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संकल्प लिया। समारोह से पहले वाहन रैली निकाली गई थी। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश सिंह बैस ने कहा कि राजपूत समाज का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। राजपूत हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए राजपूतों ने त्याग और बलिदान किया है। हमारा इतिहास ही हमारी पूंजी है। उन्होंने समाज संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए
एकजुटता की बात कही। समारोह को प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बैस, प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर कछवाहा, दिलीप सिंह, जिलाध्यक्ष कमल सिंह ठाकुर, सीहोर जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जादौन, सुरेंद्र सिंह चौहान व अन्य ने संबोधित करते हुए समाज को आरक्षण में समानता का अधिकार देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार हम लेकर रहेंगे। समारोह का शुभारंभ वाहन रैली निकालकर किया गया था। इसके बाद अतिथियों व वक्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर वीर सपूतों के तेलचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का मां नर्मदा का चित्र स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन नीरज चौहान ने, आभार जिलाध्यक्ष कमल सिंह ठाकुर ने माना। जिससे समाज के युवा पीढ़ियों को लाभ मिले, उसके लिए हम लोगों ने लगातार कार्य किया है और आगे भी निरंतर करता रहूंगा। तो इस मध्य प्रदेश की धरती होशंगाबाद एक शक्ति, एक पावर देने का काम कर रही है, ताकि समस्त मध्य प्रदेश में जितने भी जिले संगठन इकाई हैं, सारे अध्यक्षों को इससे सीख लेने की जरूरत है और आगे की रणनीति बनानी है। चाहे आर्थिक आरक्षण की मामला हो, आर्थिक रूप से जो आरक्षण का मामला है मध्य प्रदेश के अंदर, तमाम भारत में हर एक राज्यों में कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो ये मुद्दा हम लोगों के लिए एकदम उपयोगी है। और मैं आपको बता देता हूं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल राष्ट्रवादी हिंदू क्षत्रिय एकीकृत संगठन है। इसमें एक्स्ट्रा ब्रांच और टैग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है, आपके लिए भी रास्ताएं खुलेगी। थोड़ा पहले हम लोग एक हो जाए, मजबूत हो जाए, ऐसे ना होगा कि डिस्टर्ब हो जाए, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कभी शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाला टी आकार का ओवरब्रिज इन दिनों मेंटेनेंस के अभाव में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ओवरब्रिज पर नेशनल हाईवे मार्ग एवं शहर को जोड़ने वाला मार्ग दो विभागों की उदासीनता का शिकार हो रहा है, जिसका खामियाजा इस ब्रिज से गुजरने वाले वाहनों एवं राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। ओवरब्रिज पर नेशनल हाईवे मार्ग एवं शहर को जोड़ने वाला मार्ग दो विभागों की उदासीनता का शिकार हो रहा है, जिसका खामियाजा इस ब्रिज से गुजरने वाले वाहनों एवं राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। एक और जहां ब्रिज पर जगह जगह हुए गड्ढों में वाहन पटकाने से उसमें टूट फूट हो रही है, वहीं दूसरी ओर दुपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। इतना ही नहीं, अंधी गति से दौड़ने वाले वाहन गड्ढे बचाने के चक्कर में रेलिंग से टकरा जाते हैं, जिससे कई जगह से रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शहर के ओवरब्रिज मार्ग पर लंबे समय से जगह जगह दर्जनों की संख्या में गड्ढे उभर आए हैं। इतना ही नहीं, ओवरब्रिज में चली आ रही आवागमन संबंधी इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार विभिन्न राजनीतिक दल आमने सामने भी आए और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इन गड्ढों को भरने का प्रयास किया। ओवरब्रिज का रखरखाव करने वाली एजेंसी ने पिछले दिनों ओवरब्रिज सर्कल से इटारसी शहर के भीतर आने वाले मार्ग पर गड्ढों को डामर डालकर भरने का प्रयास तो किया, लेकिन 3-4 दिनों में ही गड्ढों में भरा डामर अब सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित एजेंसी ने महज औपचारिकता कर गड्ढों को भरने में लीपापोती मात्र की है। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर हजारों रुपए का शासन को चूना लगाया है। संबंधित विभाग एवं रखरखाव करने वाली एजेंसियों को ओवरब्रिज पर स्थायी रूप से मेंटेनेंस कार्य करना चाहिए। ओवरब्रिज कई सालों पुराना हो चुका है, जिससे स्थायी रूप से मेंटेनेंस की आवश्यकता है। गौरतलब है कि ओवरब्रिज से नेशनल हाईवे 69 गुजरने के कारण 24 घंटे भारी वाहनों के साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राहगीरों का आवागमन बना रहता है। वहीं कई सालों पुराने हो चुके इस ओवरब्रिज से आए दिन शासन के मंत्री और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के काफिले गुजरते रहते हैं, जिनको देखते हुए संबंधित विभाग ऐन वक्त पर इन गड्ढों में सुधार तो कर देता है, लेकिन यह सुधार ओवरब्रिज के पर्याप्त नहीं है। संबंधित विभाग को ब्रिज की दुर्दशा को देखते हुए जल्द से जल्द पेचवर्क चलाकर पूरे मार्ग पर डामरीकरण किया जाना चाहिए, ताकि ओवरब्रिज की उम्र बढ़ सके और लोगों को आवागमन में आसानी हो सके। प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन मेहरागांव नदी पर बना कुंड छोटा पड़ गया। तीसरे दिन पानी कम होने से प्रतिमाएं भी नहीं डूब रही थी। शारदीय नवरात्र उत्सव के समापन के बाद विजयदशमी के पर्व से प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। रविवार को तीसरे दिन भी ढोल धमाके के साथ चल समारोह निकले। इसके बाद प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। विसर्जन को लेकर नगरपालिका द्वारा मेहरागांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड का निर्माण किया गया था, जिसमें नर्मदा जल डाला गया था। 2 दिनों तक जारी विसर्जन का कुंड का पानी सूख गया। हालांकि तीसरे दिन नगरपालिका द्वारा कुंड में बिछाई गई पॉलिथीन इसलिए निकाल ली गई क्योंकि तीसरे दिन कुंड की प्रतिमाओं के विसर्जन की संभावना नहीं थी। पॉलिथीन निकालने से पानी सूख गया। वहीं प्रतिमाओं की मिट्टी और केमिकल के कारण भी पानी प्रदूषित होने लगा था, जिसमें बच्चे तैरते हुए देखे गए। प्रतिमाओं की मिट्टी गलने से कुंड की गहराई कम हो गई थी, इसलिए उसमें मात्र 3 से 4 फीट तक ही पानी बचा हुआ था।
ऐसे में तीसरे दिन यहां 5 प्रतिमाओं का विसर्जन व मुश्किल हो पाया। रविवार को समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं में विसर्जन किया जा रहा था, वो मुश्किल मूर्तियों को पानी में डुबाया जा सका। उत्सव समितियों की माने तो पानी खराब हो गया, इसलिए विसर्जन के दौरान पानी में घुसने से उन्हें खुजली की शिकायत हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि उक्त कृत्रिम कुंड में कुल 71 प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका है। प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोहदा में पदस्थ रतन लाल भुसारे के पुत्र आकाश भुसारे ने जेईई एडवांस में 332 रैंक हासिल की है। जनजाति वर्ग के इस छात्र ने जेईई एडवांस में 332 रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। जनजाति वर्ग के छात्र ने जेईई एडवांस में 332 रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोहदा में पदस्थ हैं रतन लाल भुसारे के पुत्र आकाश भुसारे ने जेईई एडवांस में 332 रैंक हासिल की है। आकाश शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केसला भरंगा में सत्र में अध्ययनरत था। आकाश की उपलब्धि पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, रमेश मालवीय, दिनेश महतो, सुनील ठाकरे, सुनील बाबा ठाकुर, सुनील नागले सहित अन्य शुभचिंतकों एवं इष्ट मित्रों ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत सोमवार को टीकाकरण महाअभियान में 3000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत सोमवार को टीकाकरण महाअभियान में 3000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत फ्रेंड्स क्वेकर्स गर्ल्स स्कूल में 600 कोविशील्ड एवं 200 कोवैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी पुरानी इटारसी सूखा सरोवर में 250 कोविशील्ड एवं 100 कोवैक्सीन लगाई जाएगी। वंदनाहाल न्यूयार्ड में 200 कोविशील्ड एवं 100 कोवैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। वहीं आवाम नगर स्थित हयात केयर सेंटर में 300 कोविशील्ड एवं यूपीएससी नाला मोहल्ला में 200 कोविशील्ड, 400 कोविशील्ड, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल मालवीगंज में 200 कोविशील्ड एवं एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल सोना सावरी नाका में 250 कोविशील्ड के टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कुर्मी भवन वृंदावन कॉलोनी में 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। राष्ट्रीय हिंदू सेना का नर्मदापुरम विभाग अध्यक्ष के पद पर योगेश मैना को मनोनीत किया गया। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों का आभार माना। राष्ट्रीय हिंदू सेना के सुरेंद्र सिंह परमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र चंदेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष अनूप मुखिया, मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष पवन मालवीय की सहमति से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय के द्वारा योगेश मैना को राष्ट्रीय हिंदू सेना का नर्मदापुरम विभाग अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। श्री मैना की नियुक्ति पर उनके शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरपीएसएफ बैरक में गोली चलने से 4 घायल। WUCRMS में हुई 2 पार्ट विवादित रूप से तथाकथित निष्कासित भटनागर का बड़ा बयान, शर्मा चरित्रहीन, बेईमान और गद्दार। NH-69 पर हुई चाकूबाजी मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार। तीसरे दिन भी जारी रहा प्रतिमा विसर्जन का दौर, छोटा पड़ा कृत्रिम कुंड। जीएम की अगवानी के लिए खड़े रहे अधिकारी, कोच से नहीं उतरे जीएम। और महावैक्सीन अभियान में लगेंगे 3000 डोज। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।